4:30 बजने में अभी पूरा आधा घंटा बाकी था, पर वसुधा के लिए दफ्तर में 1 मिनट भी बैठना अब दूभर हो रहा था। उसका छटपटाता मन बार बार बेटे को याद कर रहा था। जाने क्या कर रहा होगा? स्कूल से आकर दूध पिया होगा या नहीं? खाना ठीक से खाया होगा या नहीं? मोतियाबिंद के कारण सांस को ठीक से दिखाई नहीं देता है। कहीं बेटे रेयांश की रोटियां जला न डाली हों। सवेरे वसुधा स्वयं बनाकर आए तो रोटियां ठंडी हो जाती हैं। आखिर उससे रहा नहीं गया तो बैग कंधे पर डाली और कुर्सी छोड़कर उठ खड़ी हुई। दफ्तर में आज का काम वसुधा खत्म कर चुकी है। जो बाकी है वह अभी शुरू करने पर भी पूरा नहीं हो पाएगा। और इस समय एक बस आती है, उसने भीड़ भी नहीं होती है। निकल जाने में ही फायदा है। कुमुद साहब पूछें तो बोलना कि आप विधि या व्यवसाय विभाग में हैं। बस कुमुद ने बीच में बोलकर वसुधा का वाक्य पूरा कर दिया। पर देखो, रोज रोज इस तरह जल्दी भागना ठीक नहीं। कुमुद ने जब ये कहा तो वसुधा संकुचित हो उठी, पर उसके पास समय नहीं था। जवाब दिए बिना आगे बढ़ गई। जाने कैसा पत्थर का दिल है कुमुद का। उसके भी 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। सास के ही पास छोड़कर आती है, पर उसे घर जाने की जल्दी कभी नहीं होती। सुबह भी रोज समय से पहले आती है। छुट्टियां भी नहीं लेती। मोटी ताजी है, बच्चों की कोई फिक्र नहीं करती। उसके हाव भाव से लगता है घर से अधिक उसे दफ्तर ही पसंद है। बस यहीं पर वह वसुधा से बाजी मार ले जाती है, वरना वसुधा कामकाज में उससे 20 ही है। अपना काम कभी अधूरा नहीं रखती। छुट्टियां अधिक लेती है तो क्या, आवश्यकता होने पर दोपहर की छुट्टी में भी काम करती है। कुमुद जब स्वयं दफ्तर के समय में लंबे समय तक खरीदारी करती है तब कुछ नहीं होता और वसुधा के ऊपर कटाक्ष करती रहती है। मन तो करता है 2-4 खरी-खरी सुनाने को, पर वक्त बेवक्त इसी का एहसान लेना पड़ता है। सोचते हुए वसुधा मायूस हो उठी, पर बेटे का चेहरा उसे दौड़ाए लिए जा रहा था। साहब के कमरे के सामने से निकलते समय वसुधा का दिल जोर से धड़कने लगा। कहीं देख लिया तो क्या सोचेंगे, रोज ही जल्दी चली जाती है। 5-7 लोगों से घिरे हुए साहब कागज पत्र मेज पर फैलाए किसी जरूरी विचार विमर्श में डूबे थे, जिसे देखकर वसुधा की जान में जान आई। 1 घंटे से पहले यह विचार विमर्श समाप्त नहीं होगा। वह तेज कदमों से सीढ़ियां उतरने लगी। बस स्टैंड भी तो पास नहीं, पूरे 15 मिनट चलना पड़ता है। कुमुद तो बीमारी में भी बच्चों को छोड़कर दफ्तर चली आती है। कहती है बच्चों के लिए अधिक दिमाग खपाई नहीं करनी चाहिए। बड़े होकर कौन सी हमारी देखभाल करेंगे। बड़ा होकर रेयांश क्या करेगा यह तो तब पता चलेगा। फिलहाल वह अपना कर्तव्य अवश्य निभाएगी। कहीं वह अपने इकलौते पुत्र के लिए आवश्यकता से अधिक तो नहीं कर रही। यदि उसके भी 2 बच्चे होते तो क्या वह भी कुमुद के ढंग से सोचती? तभी तेज हार्न की आवाज सुनकर वसुधा ने चौंक कर उस ओर देखा। अरे, यह तो विभाग की गाड़ी है। वसुधा गाड़ी की ओर लपकी। अखिल, किस तरफ जा रहे हो? उसने ड्राइवर को पुकारा। लाजपत नगर। अखिल ने गर्दन घुमाकर जवाब दिया। ठहर, मैं भी आती हूं। वसुधा लगभग छलांग लगाकर पिछला दरवाजा खोलकर गाड़ी में जा बैठी। अब तो पलक झपकते ही घर पहुंच जाएगी। तनाव भूलकर वसुधा प्रसन्न हो उठी। और क्या हालचाल है वसुधा जी? होठों के कोने पर बीड़ी दबाकर एक आंख कुछ छोटी कर पान से सने दांत निपोर कर अखिल ने वसुधा की ओर देखा। वितृष्णा से वसुधा का मन भर गया, पर इसी अखिल के सहारे जल्दी घर पहुंचना है। मन मारकर हल्की हंसी लिए चुप बैठी रही। घर में घुसने से पहले ही वसुधा को बेटे का स्वर सुनाई दिया। दादाजी, टीवी बंद करो, मुझसे होमवर्क नहीं हो रहा है। अरे, तू न देख, वसुधा के ससुर लापरवाही से बोले। न देखूं तो क्या कान में आवाज नहीं पड़ती? वसुधा ने संतुष्टि अनुभव की। सब कहते हैं उसका अत्यधिक लाड प्यार रेयांश को बिगाड़ देगा, पर वसुधा ने ध्यान से परखा है। रेयांश अभी से अपनी जिम्मेदारी समझता है। अपनी बात अगर सही है तो उस पर अड़ जाता है, साथ ही दूसरों के एहसासों की कद्र भी करता है। संभवतः वसुधा के आधे दिन की अनुपस्थिति के कारण ही आत्मनिर्भर होता जा रहा है। माँ, यह सवाल मुझसे हल नहीं हो रहा है। वसुधा को देखते ही रेयांश कॉपी उठाकर दौड़ आया। बेटे को सवाल समझा व चाय पानी पीकर वसुधा इत्मीनान से रसोईघर में घुसी। दफ्तर से जल्दी लौटी है, थकावट भी कम है। आज वह कड़ी चावल और बैगन का भरता बनाएगी। रेयांश को बहुत पसंद है। खाना बनाने के बाद कपड़े बदलकर तैयार हो वसुधा बेटे को लेकर सैर करने निकली। फागुन की हवा ठंडी होते हुए भी आरामदेह लग रही थी।
बच्चे चहल पहल करते हुए मैदान में खेल रहे थे। माँ की उंगली पकड़े चलते हुए रेयांश दुनिया भर की बकबक किए जा रहा था। वसुधा सोच रही थी, जीवन सदा ही इतना मधुर क्यों नहीं लगता। माँ, क्या मुझे एक छोटी सी बहन नहीं मिल सकती? मैं उसके संग खेलूंगा, उसे गोद में लेकर घूमूंगा, उसे पढ़ाऊंगा, उसको। वसुधा के मन का उल्लास एकाएक विषाद में बदल गया। रेयांश के जीवन के इस पहलू की ओर वसुधा का ध्यान ही नहीं गया था। सरकार जो चाहे कहे, आधुनिकता, महंगाई और बढ़ते हुए दुनियादारी के तनावों का तकाजा कुछ भी हो, वसुधा मन से 2 बच्चे चाहती थी। मगर मनुष्य की कई चाहतें पूरी नहीं होतीं। रेयांश के बाद वसुधा 2 बार गर्भवती हुई थी, पर दोनों ही बार गर्भपात हो गया। अब तो उसके लिए गर्भधारण करना भी खतरनाक है। वसुधा ने समझौता कर लिया था। आखिर वह उन लोगों से तो बेहतर है जिनके संतान होती ही नहीं। यह सही है, कपड़े लत्ते, खिलौने, पुस्तकें, टॉफ़ी, चॉकलेट, रेयांश की हर छोटी बड़ी मांग वसुधा जहाँ तक संभव होता है पूरी करती है। पर जो वस्तु नहीं होती उसकी कमी तो रहती ही है। देख बेटा, 7 वर्षीय पुत्र को वसुधा ने समझाना आरंभ कर दिया। अगर छोटी बहन होगी तो तेरे साथ लड़ेगी, टॉफ़ी, चॉकलेट, खिलौनों में हिस्सा मांगेगी और। तो क्या माँ? रेयांश ने माँ की बात को बीच में ही काट दिया। मैं तो बड़ा हूं, छोटी बहन से थोड़े ही लड़ूंगा। टॉफ़ी, चॉकलेट, खिलौने सब उसको दूंगा, मेरे पास तो बहुत हैं। सुनकर वसुधा की बोलती बंद हो गई। समय से पहले क्यों इतना समझदार हो गया रेयांश? रात का भोजन देखकर नन्हे रेयांश के मस्तिष्क से छोटी बहन वाला विषय निकल गया। पर वसुधा जानती है, यह भूलना और याद आना चलता ही रहेगा। हो सकता है बड़ा होने पर वसुधा रेयांश को बहन न होने का सही कारण बता भी दे, लेकिन जब तक वह इसी तरह जीने का आदी नहीं हो जाता, वसुधा को इस प्रसंग का सामना करना ही होगा। मनपसंद व्यंजन पाकर रेयांश छटकारे ले लेकर खा रहा था। कितना अच्छा खाना है, सलाद भी बहुत अच्छा है। माँ, आप रोज जल्दी घर आ जाया करो। वसुधा का मन कमजोर पड़ने लगा। मन हुआ कल ही त्यागपत्र भेज दे। नहीं चाहिए यह 2 कौड़ी की नौकरी, जिसके कारण उसके लाडले को मनपसंद खाना भी नसीब नहीं होता। चलो माँ, लूडो खेलते हैं। रेयांश हाथ मुंह धो आया था। थोड़ी देर तक पिता के संग खेलो, मैं चौका संभाल कर आती हूँ। वसुधा ने बर्तन समेटते हुए कहा। ऐसा नहीं कि केवल सतीश की तनख्वाह से गृहस्थी नहीं चलेगी, लेकिन घर में स्वयं उसकी तनख्वाह का महत्व भी कम नहीं। रोज तरह तरह का खाना, रेयांश के लिए विभिन्न शौकियां खर्चे, उसके कॉन्वेंट स्कूल का खर्चा आदि मिलाकर कोई कम रुपयों की जरूरत नहीं पड़ती। अभी तो अपना मकान भी नहीं। फिर वास्तविकता यह है कि प्रतिदिन हर समय माँ घर में दिखेगी तो माँ के प्रति उसका आकर्षण कम हो जाएगा। इसी तरह रोज ही अच्छा भोजन मिलेगा तो उस भोजन का महत्व भी उसके लिए कम हो जाएगा। जैसे जैसे रेयांश बड़ा होगा, उसकी अपनी दुनिया विकसित होती जाएगी। माँ के आंचल से निकलकर पढ़ाई लिखाई, खेलकूद और दोस्तों में व्यस्त हो जाएगा। उस समय वसुधा अकेली पड़ जाएगी। इससे यही बेहतर है कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना ही पड़ेगा। सब काम निबटाकर वसुधा की आंखें थकावट से बोझिल होने लगीं। निद्रित पुत्र के ऊपर चादर डालकर वह सतीश की ओर मुड़ी। कभी मेरा भी ध्यान कर लिया करो, हमेशा बेटे में ही रमी रहती हो। सतीश ने वसुधा का हाथ थामते हुए कहा। जरा याद करो, तुम्हारी माँ ने भी कभी तुम्हारा इतना ही ध्यान रखा था। वसुधा ने शरारत से कहा। वह उम्र तो गई, अब तो हमें तुम्हारा ध्यान चाहिए। अच्छा, ये लो ध्यान। वसुधा पति से लिपट गई। सुबह उठकर सबको चाय देकर वसुधा ने रेयांश के स्कूल का टिफिन तैयार किया। फिर दूध गर्म करके उसे उठाने चली। ऊँ, अभी नहीं। रेयांश ने चादर तान ली। नहीं बेटा, और नहीं सोते। देखो, सुबह हो गई है। नहीं, बस मुझे सोना है, रेयांश ने अड़कर कहा। आखिर 15 मिनट तक समझाने बुझाने के बाद उसने बेमन से बिस्तर छोड़ा। पर ब्रश करने, कपड़े पहनने व दूध पीने के बीच वह बार बार जाकर फिर से चादर ओढ़कर लेट जाता और मनाने के बाद ही उठता। अंत में बैग कंधे पर डाले सतीश का हाथ पकड़े वह बस स्टाफ की ओर रवाना हुआ तो वसुधा ने चैन की सांस ली। बिस्तर संवारना है, खाना बनाना, नाश्ता बनाना, नहाना, फिर तैयार होकर दफ्तर जाना है। वसुधा छटपट हाथ चलाने लगी। कपड़ों का ढेर बड़ा होता जा रहा है। 2 दिन से समय ही नहीं मिल रहा। आज शाम को आकर अवश्य धोएगी। कभी तो आंगन में झाड़ू लगा दिया कर वसुधा। सब्जी छौंकते हुए वसुधा के कान में सांस की आवाज पड़ी। कमरों के सामने अहाते के भीतर लंबा चौड़ा आंगन है, पक्के फर्श वाला। झाड़ू लगाने में 15-20 मिनट लग जाना मामूली बात है। आप ही बताओ अम्मा,
किस समय लगाऊं? अब यह भी कोई समस्या है। जो दफ्तर जाती हैं क्या वे झाड़ू नहीं लगाती? वसुधा चुप हो गई। बहस में कुछ नहीं रखा। सब्जी में पानी डालकर वह कपड़े निकालने लगी। मांजी अब भी बोले जा रही थीं, करने वाले बहुत कुछ करते हैं। स्वेटर बनाते हैं, पापड़ बड़ी अचार डालते हैं, कशीदाकारी करते हैं। बदन पर पानी डालते हुए वसुधा सोच रही थी, आज जाकर सबसे पहले मार्च के महीने का ड्यूटी चार्ट लाना है। अम्मा, जमादार आए तो उसे 2 रुपए देकर आंगन में झाड़ू लगवा लेना। वसुधा ने सास को आवाज दी। सुन, मेरे लिए एक जोड़ी चप्पल ले आना। ठीक है अम्मा। कंघी करके वसुधा ने लिपस्टिक लगाई। वह सामने अंगूठे और पीछे पट्टी वाली चप्पल। वसुधा ने भौहें सिकोड़ीं। सास किसी खास डिजाइन के बारे में कह रही थीं। अरे, वैसी ही जैसी स्वीटी की नानी ने पहनी थी, हल्के पीले से रंग की। अम्मा, मैं शाम को समझ लूंगी और कल चप्पल ला दूंगी। वसुधा टिफिन पैक करने लगी। परांठा भी पैक कर लिया। नाश्ता करने का समय नहीं था। मेरे ब्लाउज के जो बटन टूटे थे, लगा दिए हैं? ओह, वसुधा को याद आया, शाम को लगा दूंगी। अम्मा का चेहरा असंतुष्ट हो उठा। वसुधा किसी तरह पैरों में चप्पल डालकर दफ्तर के लिए रवाना हुई। तेज चले तो 9 बजे वाली बस अब भी मिल सकती है। आज शाम वसुधा जल्दी नहीं निकल सकी। 4 बजे साहब ने बुलाकर जो टारक योजना समझानी शुरू की तो 5 बजने पर भी नहीं रुके। मेरी बस निकल जाएगी साहब, उसने झिझकते हुए कहा। ओह, मैं तो भूल ही गया। बॉस ने चौंक कर घड़ी देखी। जी, कोई बात नहीं। वसुधा ने मुस्कुराने का प्रयास किया। दफ्तर से निकलते ही टारक योजना दिमाग से निकल गई और रात को क्या भोजन बनाए इसकी चिंता ने आ घेरा। जाते हुए सब्जी भी खरीदनी है। बस आने पर धक्का मुक्की करके छड़ी पर वह बीच रास्ते में खराब हो गई। वसुधा मन ही मन गालियां देने लगी। दूसरी बस लेकर घर पहुंचते पहुंचते 7 बज गए। दूर से ही छत के ऊपर छज्जे पर खड़ा रेयांश दिख गया। छुपन छुपाई खेल रहा था बच्चों के संग। बहुत ही खतरनाक स्थिति में खड़ा था। गलती से भी थोड़ा और खिसक आया तो सीधे नीचे आ गिरेगा। वसुधा का तो कलेजा मुंह को आ गया। रेयांश, उसने कठोर स्वर में आवाज दी, जल्दी नीचे उतर आओ। अभी आया, मां, कहकर रेयांश दीवार फांदकर छत के दूसरी ओर गायब हो गया। अभी तक स्कूल के कपड़े भी नहीं बदले थे। सफेद कमीज व निकर पर दिन भर की गर्द जमा हो गई थी। बाल अस्तव्यस्त और हाथ पांव धूल में सने थे। वसुधा का खून खौलने लगा। अम्मा दिन भर क्या करती रहती हैं? लगता है सारा दिन धूप में खेलता रहा है। 1000 बार कहा है उसे छत के ऊपर न जाने दिया करें। अम्मा, अभी वसुधा ने आवाज ही दी थी कि सांस फूट पड़ी। तेरा बेटा मुझसे नहीं संभलता। कल ही किसी क्रेच में इसका बंदोबस्त कर दे। सारा दिन इसके पीछे दौड़ दौड़ कर मेरे पैरों में दर्द हो गया। कोई कहना नहीं मानता। स्कूल से लौटकर न नहाया, न कपड़े बदले, न ही ठीक से खाना खाया। ऊधम मचाने में लगा है। तू अपनी आंखों से देख क्या हाल बनाया है। मैंने छत पर जाने से रोका तो मुझे धक्का मारकर निकल गया। है कहाँ वह? अभी तक आया नहीं नीचे। क्रोध से आग बूला होती। वसुधा स्वयं ही छत पर चली। क्या बात है, नीचे क्यों नहीं आए? ऊपर पहुंचकर उसने रेयांश को झिंझोड़ा। बस अपनी पारी देकर आ रहा था मां। मां के क्रोध से बेखबर रेयांश की मासूमियत वसुधा के क्रोध को पिघलाने लगी। चलो नीचे। दादी का कहा क्यों नहीं माना? मुझे अच्छा नहीं लगता। रेयांश ने मुंह फुलाया। इधर मत कूदो, कागज मत फैलाओ, कमरे में बॉल से मत खेलो, गंदे पांव लेकर सोफे पर मत चढ़ो। वसुधा की समझ में न आया किस पर क्रोध करे। बच्चे को बचपना करने से कैसे रोका जा सकता है? सास की भी उम्र बढ़ रही है, ऐसे में सहनशीलता कम होना स्वाभाविक है। दादी तुमसे बड़ी हैं रेयांश, तुम्हें बहुत प्यार करती है, उनका कहना मानना चाहिए। फिर मुझे आइसक्रीम क्यों नहीं खाने देती? वसुधा थकावट महसूस करने लगी। कब तक नासमझ रहेगा रेयांश? आ गए लाट साहब? पोते को देखते ही दादी का गुस्सा भड़क उठा। तुमने अभी तक इसे कुछ भी नहीं कहा? अरे, मैं कहती हूं इतना सिर न चढ़ाओ। अपने प्रति दोषारोपण होते देख वसुधा का शांत होता क्रोध फिर उबल पड़ा। चलो, कपड़े बदलकर हाथ मुंह धो। मैं नहीं धोऊंगा, रेयांश ने अड़कर कहा। क्या? वसुधा जोर से चिल्लाई। बस मैं ना कहती थी तुम्हारा लाड प्यार इसे जरूर बिगाड़ेगा। लो, अब भुगतो। सास ने निसंदेह उसे उकसाने के लिए नहीं कहा था, पर वसुधा ने तड़ाक से एक चांटा बेटे के कोमल गाल पर जड़ दिया। रेयांश जोर से रो पड़ा। नहीं बदलूंगा कपड़े। जाओ, कभी नहीं बदलूंगा, कहकर दूर जाकर खड़ा हो गया। हाँ, कपड़े क्यों बदलोगे?
सारा दिन आवारा बच्चों के साथ मटर गश्ती के सिवा क्या करोगे? देख वसुधा, असली बात तो मैं भूल गई। जाकर देख, बॉल मारकर ड्रेसिंग टेबल का शीशा तोड़ डाला है। वसुधा को अब अचानक सांस के ऊपर क्रोध आने लगा। थकी मांदी लौटी हूं और घर में घुसते ही राग अलापना शुरू कर दिया। गुस्से में उसने रेयांश के गाल पर 2 चांटे और जड़ दिए। वसुधा क्रोध से और भड़की, पुत्र को खींचकर खड़ा किया और तड़ातड़ पीटना शुरू कर दिया। सारी उम्र मुझे तंग करने के लिए ही पैदा हुआ था? बाकी 2 तो मर गए, तू भी मर क्यों न गया? क्या पागल हो गई है वसुधा? बच्चे ने शरारत की। 2 थप्पड़ लगा दिए बस। अब गाली क्यों दे रही है? क्या पीट पीट कर इसे मार डालेगी? क्रोध, ग्लानि और अवसाद ने वसुधा को तोड़ कर रख दिया था। कमरे में आकर वह फप कर रो पड़ी। यह क्या किया उसने? जान से भी प्रिय एकमात्र पुत्र के लिए ऐसी अशुभ बातें उसके मुंह से कैसे निकलीं? जोश को समय पर लगाम दिया कर। जो मुंह में आता है वही बकने लगती है। इकलौता पोता वसुधा की सास को भी कम प्रिय न था। अरे, मैं सारा दिन सहती हूं इसकी शरारतें, और तूने सुनकर ही पीटना शुरू कर दिया। वसुधा की सास देर तक उसे कोसती रही। वसुधा के आंसू थम ही नहीं रहे थे। रह कर किसी अज्ञात आशंका से हृदय डूबता जा रहा था। तभी एक कोमल स्पर्श पाकर वसुधा ने आंखें खोलीं। जाने रेयांश कब आंगन से उठाया था और यत्न से उसके आंसू पोंछ रहा था। मत रो माँ, कोई माँ की बद्दुआ लगती थोड़ी है। वसुधा ने खींचकर पुत्र को हृदय से लगा लिया। कौन सिखाता है इसे इस तरह बोलना? समय से पहले ही संवेदनशील हो गया। फिर अभी अभी जो नासमझी कर रहा था वह क्या था? जो हो, नासमझ, समझदार या परिपक्व, वसुधा के हृदय का टुकड़ा हर स्थिति में अतुलनीय है। पुत्र को बाहों में भींचकर वसुधा सुख का अनुभव कर रही थी। पाठकों, आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। आपको ये कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट के माध्यम से बताना न भूलें। धन्यवाद।